हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि आरएएस, रीच, टेट, जो भी एग्ज़ाम है आरपीएससी के, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक राजा है चंद्रराज। इसकी पत्नी का नाम रुद्राणी था। ये यौगिक क्रियाओं में निपुण महिला थी। ये रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। दूसरा राजा विग्रहराज सेकंड, इसने चालुक्य शासन अल्हेपाटन के मुगलराज सेकंड को हराया। अल्हेपाटन के मुगलराज सेकंड को हराया किसने? चालुक्य शासक ने। ठीक है, विग्रहराज सेकंड है, इसने विग्रहराज सेकंड ने ही हराया किसको? चालुक्य शासक मुगलराज सेकंड को। ये कहाँ का था? अल्हेपाटन का था। अल्हेपाटन। मंडोज में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया विग्रहराज सेकंड ने। मंडोज में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। अब देखिए अजयराज ने 1113 एडी में अजमेर नगर की स्थापना की। अजमेर का किला बनवाया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार श्री अजयदेव नाम से चांदी के सिक्के चलवाए। श्री अजयदेव नाम से चांदी के सिक्के भी चलवाए अजयराज ने। अब देखेंगे अर्णोराज एक राजा था। अर्णोराज ने अजमेर में अनासागर झील का निर्माण करवाया। अनासागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया अजमेर में। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के निकट युद्ध में इसे हराया। अर्णोराज को किसने हराया? चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के निकट युद्ध में इसे हराया। इस युद्ध का वर्णन वो मिलता है प्रबंध चिंतामणि एवं प्रबंध कोश में मिलता है। युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश में मिलता है। विग्रहराज फोर्थ में देखेंगे, ये 1153 से 1163 एडी तक इन्होंने राज किया। विग्रहराज फोर्थ, इनके शासनकाल को सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्णकाल कहते हैं। विग्रहराज फोर्थ के शासनकाल को सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्णकाल कहते हैं। इन्होंने तोमरों से डिलिक्का यानी कि दिल्ली छीन ली। इन्होंने तोमरों से, विग्रहराज फोर्थ ने ही तोमरों से डिलिक्का यानी कि दिल्ली छीन ली। अजमेर में इसने जो क्या किया? अजमेर में सरस्वती कठामरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। सरस्वती कंठामरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। कहाँ पे? अजमेर में। किसने? विग्रहराज फोर्थ ने। अपने नाटक हरिकेली की पंक्तियाँ इस पाठशाला की दीवार पर खुदवाईं। विग्रहराज फोर्थ ने एक नाटक हरिकेली जो है वो उसकी रचना की। इसी ने इसकी पंक्तियाँ इस पाठशाला की दीवार पर खुदवाईं। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़कर एक मस्जिद बना दी, जिसे हम अढ़ाई दिन का झोपड़ा के नाम से जानते हैं। पहले वो विग्रहराज फोर्थ ने बनवाया था। ठीक है, क्या बनवाया था? सरस्वती कंठामरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण था वो पहले। अब देखेंगे उपाधियाँ। विग्रहराज की फोर्थ की जो उपाधियाँ हैं वो बीसलदेव, कवि बांधव, कटिबंधु, ये 3 उपाधियाँ मिली। बीसलदेव भी विग्रहराज फोर्थ को बोलते हैं, बीसलदेव, कवि बांधव, कटिबंधु। ठीक है, ये सारी उपाधियाँ इनको मिली। बीसलपुर नगर व बीसलपुर तालाब का निर्माण करवाया विग्रहराज फोर्थ ने, और तालाब के किनारे एक भगवान शिव का मंदिर भी इन्होंने बनवाया। दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी। इनका विग्रहराज फोर्थ का जो दरबारी वो सोमदेव था। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी। दरबारी नरपति नाल भी इनका एक दरबारी था। इन्होंने बीसलदेव रासू नामक पुस्तक लिखी। पृथ्वीराज थर्ड 1177 से 1192 एडी तक, 1177 से 1192 एडी तक, यानी कि 1017
1177 से 1192 AD तक विग्रहराज सेकंड थर्ड ने राज्य किया, यानी कि 1177 से 1192 AD तक। इनके पिता का नाम विग्रहराज थर्ड के पिता का नाम सोमेश्वर था, सोमेश्वर इनके पिता का नाम, और पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर, और पृथ्वीराज थर्ड के माता का नाम कर्पूरी देवी। ये दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। जो पृथ्वीराज थर्ड की माता थी वो दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। प्रारंभ में माता कर्पूरी देवी उसकी संरक्षिका बनी, क्योंकि पृथ्वीराज थर्ड बाल्यावस्था में शासक बने थे। अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया इन्होंने, और मंडालकों को पृथ्वीराज ने हरा दिया। मंडालक सतलज प्रदेश की एक जाति थी मंडालक, जो कालांतर में हिसार व गुड़गांव क्षेत्र में आ गई थी। मंडालक जनजाति 1182 में, यानी कि 1182 AD में तुमुल के युद्ध में महोबा के चंदेल शासक परमार्ददेव को हराता है। तुमुल के युद्ध में महोबा के चंदेल शासक परमार्ददेव को हराता है 1182 में। इस युद्ध में परमार्ददेव चंदेल के दो सेनानायक आल व अदुल लड़ते हुए मारे गए थे। तो आज भी यहाँ के लोकगीत में ये गाए जाते हैं, इनके नाम आते हैं आल व अदुल के। ये दो सेना नायक थे। अब देखते हैं 1187 में, यानी कि 1187 AD में चालुक्य शासक भीम सेकंड पर आक्रमण करता है। पृथ्वीराज थर्ड जो है चालुक्य शासक भीम सेकंड पर आक्रमण करता है, पर दोनों के बीच संधि हो जाती है। चौहान गढ़वाल वैमनस्य, इनके बारे में जानेंगे अब। ये राजा थे चौहान गढ़वाल वैमनस्य। ये कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल व पृथ्वीराज चौहान मौसेरे भाई थे। कन्नौज का शासक था ये जयचंद गढ़वाल। ये पृथ्वीराज चौहान जो हैं इनके मौसेरे भाई थे। दिल्ली के उत्तराधिकारी के प्रश्न तथा संयोगिता के अपहरण के कारण दोनों में मनमुटाव था। क्यों था दोनों में मनमुटाव? ये दिल्ली के उत्तराधिकारी के प्रश्न तथा संयोगिता के अपहरण के कारण दोनों में मनमुटाव था। अब देखेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, यानी कि 1191 AD में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का युद्ध हुआ। ये तत्कालिक कारण मोहम्मद गौरी द्वारा तबरहिंद बठिंडा पर अधिकार किया। इसमें पृथ्वीराज का सेनापति चामुंड राय था। तत्कालिक कारण मोहम्मद गौरी द्वारा तबरहिंद बठिंडा पर अधिकार किया, और इसमें पृथ्वीराज का सेनापति चामुंड राय था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतता है। दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज तोमर के एक बार से मोहम्मद गौरी घायल हो जाता है। दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज तोमर ये मोहम्मद गौरी के एक बार से क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। अब देखेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ये 1191 AD में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ।
तत्कालिक कारण मोहम्मद गौरी द्वारा तबरिंद भटिंडा पर अधिकार कर लिया गया। इसमें पृथ्वीराज का सेनापति चामुंडराय था। इस युद्ध में पृथ्वीराज जीतता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज तोमर के एक बार से मोहम्मद गौरी जो है घायल भी हो जाता है। इसमें इस सेकंड बैटल ऑफ तराइन देखेंगे, ये 1192 में हुआ, यानी कि 1192 में, एक साल बाद ही हुआ ये सेकंड बैटल ऑफ तराइन। इस युद्ध में सेनापति चामुंडराय भाग नहीं लेता है और पृथ्वीराज इस युद्ध में हार जाता है। सिरसा हरियाणा के पास बंदी बनाकर मार दिया जाता है। सिरसा हरियाणा के पास इसको बंदी बनाकर मार दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के पास पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। दिल्ली के पास पिथौरागढ़ है, उसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। उपाधि इसको मिली पृथ्वीराज की, और ये राय पिथौरा और दल पुंगल विश्व विजेता के नाम से इनको जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा दल पुंगल यानी कि विश्व विजेता के नाम से इनको जाना जाता है। इनके दरबारी, पृथ्वीराज के दरबारी जो हैं वो चंद्रबरदाई, इनका वास्तविक नाम जो है पृथ्वी भट्ट है, वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट है चंद्रबरदाई का। और पृथ्वीराज रासो भी इनको बोलते हैं। पृथ्वीराज रासो इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी है। इनके दरबार में थे विद्यापति गौड़ और जनार्दन वागीश्वर, ये इनके दरबारी थे। पृथ्वीराज चौहान ने एक कला व संस्कृति मंत्रालय की स्थापना की तथा इसका मंत्री पद्मनाभ को बनाया। कैमास व भुवनमल्ल इसके प्रमुख मंत्री थे। मोइनुद्दीन चिश्ती इसी के समय भारत आए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं इसी के समय, पृथ्वीराज चौहान के समय ही भारत आते हैं। तराइन के दोनों युद्ध का विस्तृत विवरण जो है कवि चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो पुस्तक में मिलता है। हसन विजयी के ताजुल मासिर एवं सिराज के तबकात ए नासरी में इन दोनों युद्धों का विस्तृत विवरण जो है मिलता है। अब देखेंगे रणथंभौर के चौहानों का इतिहास देखेंगे। अब हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। रणथंभौर के चौहान के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की। तो ये किसने की चौहान राज्य की स्थापना? पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंदराज ने। कहाँ पे की? रणथंभौर में। रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की। वीर नारायण इसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से युद्ध किया। इसके बाद आता है एक राजा वीर नारायण, इसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से युद्ध किया था। अब इस एक राजा है वाघभट्ट इसके समय बलवन ने रणथंभौर पर 3 आक्रमण किए थे। वाघभट्ट के समय बलवन ने रणथंभौर पर कितने आक्रमण किए? 3। अब एक राजा आता है हम्मीर, ये 1282 से 1301 AD में आता है। ये हम्मीर राजा इतिहास में हठी हम्मीर के नाम से प्रसिद्ध राजा था। हठी हम्मीर के नाम से प्रसिद्ध है। रणथंभौर का सबसे शक्तिशाली शासक हम्मीर है। हम्मीर ने भीमरस यूपी के राजा अर्जुन को हराया। धार के राजा भोज परमार को भी हराया। यूपी के राजा भीमरस को हराया। यूपी के राजा अर्जुन को हराया। हम्मीर ने भीमरस यूपी के राजा अर्जुन को हराया, ठीक है। और धार के राजा भोज परमार को हराया। और भीमरस के राजा अर्जुन को हराया। चित्तौड़ के समर सिंह को भी हराता है ये
हम्मीर चित्तौड़ के समर सिंह को भी हरा देता है। हम्मीर ने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ का पुरोहित विश्वरूपम थे। इस कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया और इस यज्ञ के पुरोहित विश्वरूपम थे। हम्मीर ने जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण को हम्मीर विफल कर देता है। तो ये जो हम्मीर क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण को विफल कर देता है हम्मीर। इस विफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 किलो को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता है। ऐसे 10 किलो को ये किले जो हैं उसके ऐसे 10 किलों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता है। गुजरात आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन की सेना में विद्रोह हो जाता है। गुजरात के आक्रमण के बाद अलाउद्दीन की सेना में ही विद्रोह हो जाता है। विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह हमीर के पास चला जाता है। फिर उसका जो विद्रोही जो है एक नेता मंगोल मोहम्मद शाह हमीर के पास चला जाता है। फिर उलूका खान व नुसरत खान अलाउद्दीन के सेनापति ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। नुसरत खान तो मारा गया। तब अलाउद्दीन खिलजी बड़ी सेना लेकर खुद रणथंभौर पर घेरा डालता है। रणमल व रतिपाल नामक 2 विश्वासघातियों की वजह से हम्मीर को किले के फाटक खोलने पड़े। हम्मीर के 2 विश्वासघाती थे, उनका नाम था रणमल व रतिपाल। ये विश्वासघातियों की वजह से हम्मीर को किले के फाटक खोलने पड़े। रणथंभौर के किले में पहला साका हुआ। ये हम्मीर की पत्नी जो है रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर किया गया। हम्मीर की पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर किया गया। हम्मीर के नेतृत्व में सभी सैनिक ने केसरिया किया व लड़ते हुए मारे गए। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खज़ाइन उल फुतुह अमीर खुसरो की पुस्तक है खज़ाइन उल फुतुह। इस घटना का जिक्र हुआ उसमें जो फ़ारसी भाषा में मिलने वाला जौहर का पहला वर्णन है। हम्मीर की पुत्री देवल ने इस जौहर से एक दिन पूर्व रणथंभौर किले के पास के तालाब में कूद के आत्महत्या कर दी थी। तो हम्मीर देव की वो जो पुत्री थी देवल दे, उसने इस जौहर से एक दिन पूर्व रणथंभौर के किले के पास के तालाब में कूद के आत्महत्या कर ली थी। इसको बोलते हैं जल जौहर कर लिया उसने। रणथंभौर का साका 1301 एडी में हुआ था। 1301 एडी में हुआ था रणथंभौर का साका। पर उससे पहले जैसलमेर का साका हुआ 1299 एडी में। जैसलमेर में कब हुआ? 1299 एडी में। इससे पहले जो साका हुआ था रणथंभौर से पहले जैसलमेर में हुआ था। हम्मीर में अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे। हम्मीर ने 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 16 में वो विजयी हुए और एक ये जो 17वां वो हार गए। अपने पिता जैत्र सिंह ने 32 वर्षीय शासनकाल की याद में रणथंभौर के किले में 32 खम्भों की छतरी बनवाई। 32 वर्षीय जब वो 32 वर्षीय शासनकाल कर रहे थे तब उन्होंने 32 खम्भों की छतरी बनवाई थी। इनके पिता हम्मीर के पिता जैत्र सिंह ने। बीजादित्य नामक विद्वान हम्मीर के दरबार में रहता था। बीजादित्य नामक विद्वान हम्मीर के दरबार में रहता था। हम्मीर को हट व शरण देने वाले के रूप में याद किया जाता है। हम्मीर के पास जो भी जाता था उनकी शरण में वो उसे शरण दे देते थे, चाहे वो उनका दुश्मन ही क्यों ना हो। इसी वजह से वो अपना 17वां युद्ध जो है हार गए। ये जो है एक कहावत भी कही है उनके ऊपर, सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार विरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार विरिया तेल हम्मीर हट
चढ़े न दूजी वार, ये कहावत उनके ऊपर कही गई है। हम्मीर की जानकारी प्राप्ति के ये स्रोत है नयनचंद्र सूरी के द्वारा हम्मीर महाकाव्य, जोधराज सारंगधर के द्वारा हम्मीर रासो, चंद्रशेखर के द्वारा हम्मीर हट, जय सिंह सूरी के द्वारा हमीद मद मर्दन, नयनचंद्र सूरी के द्वारा हम्मीर महाकाव्य, जोधराज सारंगधर के द्वारा हम्मीर रासो, चंद्रशेखर के द्वारा हम्मीर हट, जय सिंह सूरी के द्वारा हमीद मद मर्दन। ये इनकी जानकारी के स्रोत हैं हम्मीर के। अब जालौर के चौहान का इतिहास हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।